नमस्कार बच्चों। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम। विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें छठा पाठ मुगल साम्राज्य, स्वर्णयुग और अस्त। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य और इसका स्वर्णयुग और अस्त। जलू सपरिवार दिल्ली के पर्यटन पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीर को एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिया कि जलू जो है वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली के पर्यटन पर गया हुआ था और पर्यटन में जो खींची तस्वीरें थी तो उसका एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिखाया। उन्होंने यह चित्र छात्रों को दिखाए। प्रत्येक चित्र के नीचे एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया कि साहब, इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है? वर्ग शिक्षक ने उत्तर देते हुए कहा कि यह चित्र मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की याद दिलाता है। आज हम कुछ मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन लोगों के सवाल से जलू और उनकी जो छोटी बहन है उन्होंने मुगल साम्राज्य के बारे में अपने शिक्षक से पूछा। तो शिक्षक उनको कुछ मुगल शासकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुगल शासकों में सबसे प्रतिभा संपन्न शासक अकबर के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र जहांगीर बैठा। कि मुगल शासकों में सबसे प्रतिभावान जो शासक थे अकबर, तो उनके निधन के बाद उनका जो पुत्र था जहांगीर वह बैठता है। उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा हुआ। राज्य में शांति देखने को मिली। उसके बाद के शासक शाहजहां के शासनकाल में विशेष तौर पर निर्माण कार्य हुआ। कई विश्व प्रसिद्ध नमूनेदार स्थापत्य बने। उसके समय में मुगल सत्ता स्थायी हुई। उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सत्ता का विस्तार सविशेष हुआ, लेकिन साथ में पतन यानी कि इसका सत्ता का विस्तार तो भली भांति होता है, पर उनके साथ ही क्या होता है, उसका पतन यानी कि अवनति के भी बीज इसी के साथ बोए गए थे। मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। कि यहाँ पर हम किसके बारे में जानेंगे कि मुगल साम्राज्य के समय में उसके शासक जो थे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उसके शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जहांगीर के बारे में 1605 से 1627 तक का समय। अकबर के अवसान के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर, जो दुनिया को जीतने वाला नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया। शाहजहां खुसरो ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना लिया था। सिख गुरु अर्जन सिंह ने खुसरो की मदद की है, ऐसे आरोप के तहत उनका वध कर दिया गया था। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। जहांगीर के जो पत्नी नूरजहां अधिक स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी। राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन वह खुद ही संभालती थी। तो ये जो चित्र दिया है तो वह जो चित्र है, तो ये चित्र किसका है? जो राजा है जहांगीर, उसका चित्र है। तो उनकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। वो अधिक स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी, तो राज्य के ज़्यादातर हिस्से का संचालन वह खुद ही संभालती थी। अब आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। ये जो तस्वीर है वह शाहजहां की तस्वीर है। उनका समय है शाहजहां का 1627 से 1658 तक का।
राज्य की उन्नति की नींव कृषि है, ऐसा शाहजहां मानता था। शाहजहां क्या मानते थे कि राज्य की जो उन्नति है वो कृषि यानी कि खेती है। अतः कृषि को प्रधानता देकर अकबर की महसूल पद्धति को जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनतकश अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। शाहजहां के समय में मुगल शासन की आय प्रमाण में अधिक थी। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास, रंगमहल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए थे। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब का समय है 1658 से 1707। ये जो है ये औरंगजेब का चित्र है। औरंगजेब की याद शक्ति गजब की थी कि औरंगजेब जो थे उनकी याद शक्ति गजब की मानी जाती थी। अरबी और फारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी। उसने कुरान शरीफ का गहन अध्ययन किया था। कुरान शरीफ का गहन अध्ययन किसने किया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र में रुचि नहीं थी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत 25 साल तक संघर्ष किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शिया राज्यों के साथ भी 25 साल तक संघर्ष चला। महाराष्ट्र में शिवाजी के दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने लड़ाइयाँ सतत जारी रखी। औरंगजेब के सामने जाट और सिखों ने भी विद्रोह किया था। मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब उस समय के सामाजिक जीवन और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम तीनों शासकों के बारे में और उन्होंने क्या किया था उसके बारे में, उनके कुछ घटनाओं के बारे में देखा। अब हम उस समय की वहाँ पर सामाजिक जीवन कैसा था और उस समय वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले सामाजिक जीवन मुगल समय में समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राजदरबार का वातावरण विलासी था। बादशाह और अमीरों को शाही पोशाक एवं गहने पहनने का शौक था। तो उस समय क्या था कि सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राजदरबार का वातावरण कैसा था? विलासी था। और बादशाह और अमीरों को शाही पोशाक और गहने पहनने का शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाक तैयार किए जाते थे। उस समय गुजरात के व्यापारी अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाहों से विपुल मात्रा में चीज़ें विदेश जाती और आती थी। उत्सवों और त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर नहीं ले जा सकता था कि उस समय में भारत में क्या था कि वो सबसे ज़्यादा गुजरात से व्यापार करते थे और हमारे गुजरात के बंदरगाहों से विपुल मात्रा में चीज़ें विदेश से आती थी और जाती थी और यहाँ पर उत्सव और त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते थे। तो यहाँ पर हमने उस समय का सामाजिक जीवन देखा। अब है तब की आर्थिक स्थिति जो थी वो कैसी थी? तो आर्थिक स्थिति अबुल फजल के पुस्तक में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है। उस समय मन 55.5 रतल के बराबर था। लाहौर की शाल, फतेहपुर सीकरी की चटाइयाँ, गुजरात की सूती कपड़ा और ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रख्यात थी। खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीज़ें विदेश जाती और आती थी। गांव अभी भी स्वावलंबी थे। अपने आप को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी उनमें से ज़्यादातर चीज़ों को ग्रामीण लोग खुद ही बनाते थे। तो इस तरह से उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी कि वहाँ पर ये जो
हमारे समय में चीज़ें होती थी वो ज़्यादातर कहाँ पर होती थी, हमारे यहाँ बनती थी। और ज़्यादातर गांव के लोग क्या करते थे कि स्वावलंबी थे, यानी कि अपनी चीज़ें, अपने जीवन जरूरी चीज़ें वो खुद भी बना लिया करते थे। यहाँ पर एक प्रवृत्ति करनी है कि गांव शहर में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार आज से 30 साल पहले किस तरह मनाए जाते थे, उसकी जानकारी बुजुर्गों से प्राप्त करनी है। कि हमें क्या करना है कि अपने बुजुर्गों से 30 साल पहले यहाँ पर उत्सव किस तरह से मनाए जाते थे उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। आपके गांव शहर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाहर से नहीं लानी पड़ती है, और क्या करना है कि हमारे गांव में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने यहाँ से ही मिल जाती है, बाहर से नहीं लानी पड़ती है, तो इसकी भी सूची बनानी है। अब मुगल काल का कला और साहित्य। मुगल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ जुड़ा है। शाहजहां ने कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माण कहते हैं। उसने कई कलाकारों को आश्रय देकर कला को प्रोत्साहित किया था। राजपूत शासक चित्रकला के खूब शौकीन होने से चित्रकला को प्रोत्साहित करते थे। जहांगीर को भी चित्र एकत्रित करने का शौक था। मुगल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय अनुकूल था। इसी समय संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य की प्रचुर मात्रा में क्या मिला, उस समय में हिंदी साहित्य को प्रचुर मात्रा में समर्थन मिला। कबीर और रहीम के दोहे तथा पद प्रचलित हुए। वैष्णव आचार्य विठलनाथ जी के शिष्य रसखान ने हिंदी काव्य लिखे। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए थे। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। उस समय टेवर्नियर तथा बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री भारत आए थे। उनमें बर्नियर तो भारत में बाहर 12 साल तक रहा था। उसने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे ज़्यादा खर्च करते हैं। वह प्रशंसापूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाजार में खूब लोकप्रिय था। यहाँ पर हमें ये विचार करना है कि हमारे देश में वर्तमान समय में सेना के पीछे कितना प्रतिशत धन अवांछित किया जाता है। दोहे साखी जैसे छोटे पद लोगों में क्यों प्रचलित होते हैं, तो इसके ऊपर हमें विचार करने हैं। आगे है पतन के बीज कि उस समय का विस्तार देखा और मुगल समय का पतन किस तरह से हुआ है उसके बारे में देखते हैं। मुगल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहां का शासनकाल। ऐसा कहा जा सकता है कि शाहजहां के अंतिम वर्षों में मुगल शासन के पतन की शुरुआत हुई थी। उसमें औरंगजेब की नीति घातक साबित हुई। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रहा। उसमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुगलों के सामने जो संघर्ष हुआ वह उल्लेखनीय है। पहला है वीर दुर्गादास। जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुगल शासन का भय पैदा हुआ। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा। बाद में वफादार सैनिकों की मदद से मारवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा 25 साल तक लहराता रहा। सहसा आक्रमण करने की व्यूहरचना के सामने औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसको राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ती है। ये जो है शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय की तस्वीर है कि उसका राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पर जिस तरह से चित्र में दिखाई दे रहा है उसी प्रकार यहाँ पर उनके जो शासनकाल के जो उनकी प्रजा थी, उनके जो दरबार में
उनके जो साथी थे, तो ये उनका राज्याभिषेक हुआ उस वक्त का चित्र है। छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते हैं। औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसके सामने जो नई ताकतें खड़ी हुई, उनमें मराठा राज्य की गिनती होती है। महाराष्ट्र यानी मराठाओं का वतन, बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सरदार सत्ता सुख भोग रहे थे। अतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए एक समर्थ वीर नेता मिला। यह राष्ट्रवीर यानी कि शिवाजी महाराज थे। भोसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म ईस्वी सन 1627 में शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव की निगरानी में शिवाजी की परवरिश हुई। पूना की छोटी सी जागीर में शिवाजी ने स्वराज्य के सपने संजोए। स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। राजनीति के पाठ दादा से सीखे थे। तानाजी जैसे मित्र मिले। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सैन्य शक्ति एकत्रित की। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किलों पर विजय पाने की शुरुआत की थी। उन्होंने तोरणा, चाकण, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किले जीत लिए थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयाँ के बाद ईस्वी सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास किए थे। राज्य कारोबारी चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल भी बनवाया था। अब मुगल शासन का अंत कैसे हुआ था? मुगल शासन का अंत 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। वह अब वृद्ध भी हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थ शासक न मिला। औरंगजेब की संकुचित नीति मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बनी। ईस्वी सन 1526 में अस्तित्व में आई मुगल सत्ता ईस्वी सन 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में पतन की तरफ बढ़ने लगा। पास में दिए गए चित्र के आधार पर मुगल शासन के विषय में हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। यहाँ पर ये जो चित्र दिया है तो उसका अंत कैसे हुआ था और किस तरह से मुगल शासन और औरंगजेब के शासनकाल में भारत में उसकी शासनकाल किस तरह से फैला हुआ था, उसकी चर्चा करनी है। कि अकबर के समय में मुगल सल्तनत का सीमा विस्तार मानचित्र की सहायता से जानिए। इस चित्र के आधार से हमें उसके समय को जानना है। औरंगजेब के समय में मुगल सल्तनत का सीमा विस्तार मानचित्र की सहायता से जानिए। मुगल शासकों में सबसे अधिक सीमा विस्तार किसके समय में हुआ? मुगल शासन का पतन किस शासक के समय में हुआ था? तो ये जो विकास क्रम है और ये जो चित्र है, इसके आधार पर हमें ये सब जानकारियाँ हासिल करनी है। यहाँ पर पास में एक चित्र दिया है। इस चित्र को देखकर शाहजहाँ की अंतिम अवस्था का वर्णन हमें करना है। ये जो है चित्र शाहजहाँ का है, तो उनकी अंतिम अवस्था कैसी थी उसका वर्णन हमें करना है। बच्चों, यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, वो भी आप लोगों को इसके उत्तर लिखने हैं।